राजनीति में इस वक्त ऐसा घमासान मचा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद थलापति विजय की पार्टी टीवीके अभी भी सत्ता से दूर है। दो बार सरकार बनाने का दावा, लेकिन हर बार राजभवन से वापसी। आखिर क्यों राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी? क्यों 118 विधायकों के समर्थन पत्र पर अड़े हैं गवर्नर? और कैसे 32 साल पुराना एसआर बोमई केस अब तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है? क्या लोकतंत्र का फैसला विधानसभा में होगा या राजभवन में? आज हम आपको बताएंगे इस पूरे राजनीतिक और संवैधानिक संकट की पूरी कहानी। तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। तमिलनाडु में इस समय सियासी तापमान अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव के बाद बने राजनीतिक समीकरणों ने राज्य में सरकार गठन को लेकर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में नाकाम रही। ऐसे में सभी की नजरें राज्यपाल राजेंद्र आलेकर पर टिक गई है। आखिर सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते क्या टीवीके को सरकार बनाने का मौका मिलेगा? लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब विजय 2 बार सरकार बनाने का दावा लेकर राजभवन पहुंचे और दोनों बार उन्हें वापस लौटा दिया गया। राज्यपाल ने साफ कहा है कि पहले 118 विधायकों के समर्थन वाले हस्ताक्षर लेकर आइए, तभी सरकार गठन पर विचार होगा। बस यहीं से शुरू हो गई एक नई संवैधानिक बहस। क्या राज्यपाल का ये फैसला सही है? क्या सबसे बड़ी पार्टी को पहले मौका मिलना चाहिए या फिर बहुमत साबित करने के लिए पहले से समर्थन पत्र जरूरी है? इसी सवाल के बीच अब एक 32 साल पुराना सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर सुर्खियों में आ गया है। एसआर बोमई केस। इस मामले को लेकर सबसे पहले अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोकतंत्र में बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिए। कमल हासन ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक एआर बोमई फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल खुद अंतिम निर्णायक नहीं हो सकते। अब सवाल उठता है, आखिर क्या था ये एसआईआर बोमई केस और क्यों आज तमिलनाडु की राजनीति में इसका नाम बार बार लिया जा रहा है? दरअसल ये मामला 1980 के दशक के आखिर में कर्नाटक से शुरू हुआ था। साल 1985 में जनता दल ने राज्य में सरकार बनाई थी और रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री बने थे। बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदली और 1988 में एसआर बोमई को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद जनता दल के कई विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लेने का दावा कर दिया। राज्यपाल ने बिना फ्लोर टेस्ट कराए ये मान लिया कि बोमई सरकार अल्पमत में आ गई है। एसआर बोमई ने मांग की कि उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए, लेकिन राज्यपाल ने उनकी मांग ठुकरा दी और केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 लगाकर सरकार बर्खास्त कर दी। यहीं से शुरू हुई भारतीय राजनीति और संविधान की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाइयों में से एक। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 1994 में 9 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी सरकार की बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर होगा। यानी अगर किसी मुख्यमंत्री के बहुमत पर शक है तो उसका परीक्षण विधानसभा में वोटिंग के जरिए किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्यपाल सिर्फ अनुमान या राजनीतिक दावों के आधार पर किसी सरकार को अल्पमत घोषित नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां असीमित नहीं है और उनके फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यही फैसला भारतीय लोकतंत्र में फ्लोर टेस्ट की परंपरा की सबसे मजबूत नींव बना। फ्लोर टेस्ट यानी विधानसभा के भीतर वोटिंग के जरिए ये तय करना कि किसके पास बहुमत है। बाद में वर्षों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा जैसे कई राज्यों में अदालतों ने इसी सिद्धांत के आधार पर फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। अब तमिलनाडु में भी वही सवाल खड़ा हो गया है। क्या सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को पहले सरकार बनाने का
मौका मिलना चाहिए या राज्यपाल का समर्थन पत्र मांगना सही है। संवैधानिक विशेषज्ञों की राय यहाँ दो हिस्सों में बटी हुई है। एक पक्ष का कहना है कि अगर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी है तो लोकतांत्रिक परंपरा के तहत उसे पहले सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए, फिर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित कराया जाए। उनका तर्क है कि एसआर बोमई फैसले की मूल भावना यही थी कि बहुमत का फैसला सदन में हो, न कि राजभवन के बंद कमरों में। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि राज्यपाल का दायित्व सिर्फ सरकार बनाना नहीं बल्कि स्थिर सरकार सुनिश्चित करना भी है। इसलिए अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो समर्थन पत्र मांगना गलत नहीं माना जा सकता। यहीं से शुरू होती है राज्यपाल के विवेकाधिकार और संवैधानिक मर्यादा की बहस। संविधान राज्यपाल को कुछ सीमित विशेष अधिकार जरूर देता है, खास करके तब जब चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि ये विवेकाधिकार मनमाना नहीं हो सकता। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाए तभी दूसरे विकल्पों पर विचार होना चाहिए। यानी राज्यपाल संविधान के संरक्षक जरूर है लेकिन वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतिम निर्णायक नहीं हो सकते। तमिलनाडु का मौजूदा संकट इसलिए सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गया है, अब ये संविधान, लोकतंत्र और संघवाद की परीक्षा बन चुका है। अगर राज्यपाल टीवीके को मौका नहीं देते तो मामला अदालत तक जा सकता है, और अगर अदालत ने एसआर बोमई फैसले की भावना को आधार बनाया तो संभव है कि फ्लोर टेस्ट का रास्ता खुल जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि लोकतंत्र में असली शक्ति आखिर किसके पास है, जनता द्वारा चुने गए विधायकों के पास या संवैधानिक पर्दों पर बैठे अधिकारियों के पास। तमिलनाडु की राजनीति में आने वाले कुछ दिन बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ सरकार नहीं बन रही बल्कि संविधान की व्याख्या भी तय हो रही है। अगर विजय की फ्लोर टेस्ट का मौका मिलता है और वे बहुमत साबित कर देते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। तो क्या एसआर बोमई केस एक बार फिर भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा? क्या थलापति विजय को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए या फिर राज्यपाल का 118 विधायकों के समर्थन पत्र मांगना बिल्कुल सही है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।